रात के घने अंधेरे में गहरी जंगल से होती हुई एक गाड़ी तूफानी बारिश को चीरते हुए तेजी से बढ़ते जा रहा है। गाड़ी के अंदर एक 30 साल का एक आदमी और उसकी बीवी बैठी हुई थी। कड़कती बिजली के साथ मूसलाधार बारिश और तेजी से बढ़ते जा रहे थे। उस गाड़ी को चला रहा आदमी का नाम सूरज था। सूरज अपनी बीवी रागिनी को लेकर घर की ओर जा रहा था। सूरज का बीवी प्रेग्नेंट थी। कच्ची सड़क होने के बावजूद सूरज गाड़ी को और तेजी से भगाने की कोशिश कर रहा था। बारिश के चलते गाड़ी का टायर फिसल रहा था। तेज बारिश होने के कारण सूरज को गाड़ी चलाने में बहुत तकलीफ होने के साथ डर भी लग रहा था। काले घने जंगल में तेज बारिश और कड़कती बिजली को देखकर उन दोनों के मन में एक डर बैठते जा रहा था। रागिनी उस वक्त बहुत डरी हुई थी। बार बार कड़कती बिजली की वजह से वो बार बार चौंक रही थी। रागिनी गुस्से से सूरज को बोलती है, गाड़ी धीरे चलाओ, ट्रैफिक में थोड़ी रुक जाते तो क्या होता। मालूम नहीं तुम्हें ये रास्ता पता है या भी नहीं। सूरज, बेबी तुम डरो मत, गूगल मैप है ना। रागिनी, तुम्हारी गूगल मैप की वजह से सब मरेंगे। रागिनी बेहद डरी हुई थी। खामोश काले घने जंगल और तेज बारिश उन दोनों को बेहद डरा रही थी। सूरज को रास्ता मालूम नहीं था। वो गूगल मैप के सहारे आगे गाड़ी को भगाते जा रहा था। वो दोनों जंगल के बहुत अंदर चले गए थे। सूरज अपनी मोबाइल को देखता है कि 4 किलोमीटर दूरी पर एक हाईवे का लोकेशन दिखाई दे रहा है। यह देखकर सूरज हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है, बेबी डरो मत, अब हम हाईवे पकड़ने वाले हैं, फिर जल्दी घर पहुंच जाएंगे। फिर सूरज गाड़ी को और तेजी से चलाने लगता है। बारिश और तेजी से बढ़ने लगती है, जिस वजह से सूरज को आगे देखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे। बारिश कमने की बजाय और तेजी से बढ़ने लगे थे। सूरज, अरे यार ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिर सूरज गाड़ी को चला रहा होता है कि तभी उनके सामने जोर से बिजली चमकती है। जंगल के चारों ओर 2 सेकंड के लिए पूरा उजाला छा जाता है। फिर गाड़ी के टायर से कुछ चीज टकराती है। गाड़ी के अंदर दोनों को बहुत ही जोर से झटके महसूस होते हैं। सूरज जोर से ब्रेक लगाता है। रानी घबराती हुई बोलती है, ये क्या चीज था। सूरज, पता नहीं। सूरज मोबाइल को देखता है कि गूगल मैप पर जंगल के अलावा कुछ भी लोकेशन दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर सूरज घबरा जाता है और बोलता है, अरे अभी तो 4 किलोमीटर दूरी पर हाईवे दिखाई दे रहा था, ये मैप भी ना। फिर सूरज गाड़ी को स्टार्ट करने लगता है। गाड़ी स्टार्ट नहीं होता। ऐसा वो करीब 5 बार करता है, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होता। आखिरी बार वो परेशान हो जाता है। फिर रागिनी दाहिनी ओर देखती है कि कुछ हल्की हल्की रोशनी नजर आ रही थी। रानी सूरज को बोलता है, वो देखो, वो क्या है। गौर से देखने में पता चलता है वहाँ एक घर है। ज्यादा रात होने के कारण वो दोनों वहाँ रुकने का फैसला करते हैं। फिर वो दोनों गाड़ी से बाहर उतरते हैं। गाड़ी से उतरते ही सूरज टायर को देखने लगता है। देखता है कि टायर में खून लगा था। ये देखकर सूरज घबरा जाता है। फिर रागिनी बोलती है, चलो क्या कर रहे हो, बारिश में भीगना है क्या। सूरज, हाँ आया। वो दोनों घर के पास पहुंचते ही सूरज बोलता है, इतने गहरे जंगल में ये घर मैप में तो नहीं दिखाई दे रहा था। घर देखने में बहुत ही पुरानी लग रही थी और डरावनी भी। फिर सूरज दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है। अरे घर में कोई है क्या। तभी दरवाजा खुलती है। सूरज देखता है कि एक 60 साल का बूढ़ी औरत हाथ में लालटेन लिए खड़ी थी और सूरज को घूर रही थी। वो औरत बेहद ही डरावनी लग रही थी। उस बूढ़ी औरत का सफेद बाल खुली हुई थी। फिर सूरज बोलता है, माँ जी हम क्या थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हैं क्या। वो क्या है कि बारिश बहुत हो रही है। फिर वो औरत हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, बेटे अंदर आ जाओ,
वो दोनों घर के अंदर जाते ही उस वक्त रागिनी को कुछ अजीब सा महसूस होती है। वो घर बेहद ही डरावनी लग रही थी। रागिनी सूरज का कंधे को छूकर बोलती है, मुझे यहाँ थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। सूरज फुसफुसाते हुए बोलता है, डरो मत, मैं हूं ना। फिर वो बूढ़ी औरत उन दोनों को बैठने के लिए बोलती है। वो दोनों बारिश में पूरी तरह से भीगने के कारण ठंड से कांप रहे थे। फिर वो बूढ़ी औरत, तुम दोनों यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्म कपड़े का इंतजाम करता हूँ। फिर वो बूढ़ी औरत हल्के हल्के कदमों से कमरे के अंदर चली जाती है। फिर सूरज अपने मोबाइल को देखता है। मोबाइल पूरा स्विच ऑफ हो गया था। फिर उसकी नज़र दीवार पे टंगा घड़ी की ओर जाता है। रात के करीब 2:30 बज चुके थे। फिर वो दाहिनी ओर देखता है कि एक फोटो लगा हुआ है। फोटो के अंदर एक औरत 5 साल के लड़के को पकड़ के बैठी हुई है। ठीक उसके पीछे एक आदमी खड़ा था। वो फोटो के पास जाके देख रहा होता है कि तभी वो बूढ़ी औरत, बेटे ये लो, इसे पहन लो। माँ जी, तुम इतने बड़े घर में अकेली रहती हो क्या? ये फोटो? नहीं, वो मेरे बेटे और मेरी बहू और मेरा पोता है। वो तीनों यहाँ नहीं हैं, कुछ काम से दिल्ली गए हैं। फिर सूरज, माँ जी वॉशरूम किधर है? वो औरत, तुम्हारे पीछे दाहिनी ओर। फिर सूरज वॉशरूम की ओर जाने लगता है। रागिनी थोड़ी घबराई हुई थी। उसे वहाँ थोड़ी अजीब सा महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उन तीनों के अलावा वहाँ पर और कोई भी है। वहाँ पे एक अजीब सा बदबू, हल्की हल्की स्मेल आ रही थी। ऐसे रागिनी घर को देख रहा होता है कि ठीक उसके सामने वो औरत रागिनी को कुछ अजीब तरह से घूर रही थी। घबरा जाती है। वो औरत रागिनी की पीठ को घूरे जा रही थी। फिर रागिनी हिचकिचाते हुए कहती है, क्या हुआ माँ जी? वो औरत, कुछ नहीं। फिर वो औरत उसके पास जाता है और कहता है, तुम्हारा ये बच्चा बहुत ही खूबसूरत है। रागिनी थोड़ा डर जाता है। वो औरत, आओ तुम्हें कमरा दिखा देता हूँ, आओ। उधर सूरज वॉशरूम की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आती है। वो रुक जाता है, फिर आगे चल देता है। सूरज वॉशरूम जाते ही देखता है कि वॉशरूम पूरा गंदा था। वहाँ की लाइट ठीक से नहीं जल रही थी। वहाँ पे एक अजीब सा बदबू फैला हुआ था, जैसे कि सड़ा हुआ मांस जैसा। सूरज, ओ ये बदबू। फिर वो नल की पानी के चलाकर मुंह धोने लगता है। नल के ठीक सामने एक मिरर लगा हुआ था। वो मुंह धो के जैसे मिरर को देखता है कि तभी ठीक उसके पीछे 2 आंखें उसे घूर रही थी। उसका आंख पूरा लाल था और उसका मुंह बहुत बुरी तरह से जला हुआ था। सूरज ये देखकर चौंक जाता है और पीछे मुड़ जाता है। देखता है कि वो गायब था। सूरज बेहद ही डर जाता है। फिर वो वॉशरूम के अंदर टॉप पर कुछ गिरने की आवाज आती है। फिर सूरज का ध्यान टॉप की ओर जाता है। सूरज डरते हुए टॉप की ओर झांक के देखता है कि टॉप के अंदर पानी में खून से सना हुआ था और कोई काला सा चीज पड़ा हुआ था। वो घबराते हुए उस चीज को उठा के देखता है कि खून से लथपथ एक लड़के का कटा हुआ सिर था। वो सिर और किसी का नहीं, उस फोटो में देखा हुआ लड़के का था। कि तभी वो कटा हुआ सिर जोर से चिल्लाता है। सूरज डर जाता है और रागिनी की ओर भागने लगता है। जाके देखता है कि वो औरत रागिनी को लेकर कमरे की ओर ले जा रहा था। रागिनी उस वक्त उस औरत के बस में थी। फिर सूरज उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है, रागिनी चलो यहाँ से, चलो। रागिनी कुछ भी जवाब नहीं देती। फिर सूरज उसके हाथ को जोर से
खींच के बोलता है, रागिनी चलो यहाँ से। देखती है कि हाथ में पकड़ा हुआ कपड़े में खून लगा हुआ है। ये देखकर रागिनी डर के मारे कपड़े को नीचे फेंक देती है। एक ही बार में घर का माहौल बदल जाता है। घर के चारों ओर एक अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगती है। वो बदबू घर के चारों ओर पूरी तरह से फैल जाता है। फिर वो बूढ़ी औरत कहती है, आओ आओ, अंदर आओ और चैन की नींद सो जाओ। आओ। फिर वो औरत का चेहरा पूरी तरह से बदल जाता है। वो दोनों डरते हुए उस घर से जैसे तैसे करके घर से बाहर चले जाते हैं और गाड़ी की ओर भागने लगते हैं। सूरज डरते हुए पीछे की तरफ मुड़ के देखता है। घर के अंदर दरवाजे पे वो औरत और उसका बेटा और उसके बहू और उसका पोता खड़ा होता है। उन सभी लोगों का शरीर पूरा जला हुआ था और वो सभी लोग एक ही बात बोल रहे थे, आओ घर के अंदर आओ, आओ आओ ना। वो दोनों गाड़ी के अंदर जाते हैं। सूरज गाड़ी को स्टार्ट करने लगता है। वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। फिर कई बार स्टार्ट करने के बाद आखिरकार वो गाड़ी स्टार्ट हो जाता है। वो हवेली से दूसरी तरफ के रास्ते की ओर जाने लगता है। वो दोनों बहुत ही डरे हुए थे। सूरज बहुत तेज गाड़ी को चला रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे से गाड़ी को खींच रहा था। थोड़ी दूर गए ही थे कि तभी उनको दूर से एक गांव नजर आता है। सूरज और तेजी से गाड़ी को चलाने लगता है कि तभी उनके सामने एक औरत खड़ी हो जाती है। वो डर से चौंक जाता है और गाड़ी को घुमा देता है और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से घर पे जाके टकरा जाता है। सुबह घंटी की आवाज सुनकर सूरज चौंक के उठ जाता है। वो देखता है कि मंदिर के दरवाजे के सामने वो और रागिनी लेटे हुए थे। उनके सामने वो मंदिर की पुजारी हाथ में आलती लिए खड़ा है। सूरज उनसे पूछता है, बाबा कल रात क्या हुआ? यहाँ कैसे आया? वो जगह क्या था? वो पुजारी हंसते हुए कहता है, बेटे पहले आलती ले लो, उसके बाद मैं सब तुम्हें बताता हूँ। और वो पुजारी बोलता है, तुम जिस रास्ते से आए हो ना बेटा, वहां से आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। बेटे तुम खुशनसीब इंसान हो जो महादेव की कृपा से आज तुम जिंदा लौटे, वरना उस जगह से आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। दरअसल तुम जो घर देखे ना बेटा, असल में वो घर ही नहीं है, वो एक भूतिया घर है। आज से कई साल पहले वहां पे एक बुढ़िया रहा करती थी और उनका परिवार रहा करती थी। कहते थे कि वो बुढ़िया चुड़ैल थी। वो बूढ़ी औरत अपनी काली शक्ति से गांव के लोगों को एक एक करके मारते जा रहा था। जब गांव के लोगों को पता चलने के बाद वो लोग मिलकर उसके घर को और उसके परिवार को वहां पे जिंदा जला दिया। कहते हैं कि आज भी उसकी आत्मा वहां पे भटकती रहती है, इसीलिए उस जगह पे कोई भी नहीं जाता और जो भी गया है आज तक जिंदा नहीं वापस लौटा। तुम खुशनसीब इंसान हो बेटा जो वहां से वापस लौटे। तुम्हारे पास ये महादेव का लॉकेट नहीं होता तो तुम जिंदा नहीं लौटते। इसकी कृपा से आज तुम जिंदा हो।